हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा डे नंबर 19 है। हमारी 18 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हो चुकी है, यानी सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा एंड चल रहा है। मोस्टली 2 या 4 दिन में ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो। ठीक है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर फिर से वेरी इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर की तरह ही उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारा कल रह गया था उसको ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आज। ठीक है। तो सभी को राम राम, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल। ठीक है, जुड़ जाइए सभी। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का कार्यक्रम। दोस्तों, मैंने आपको कल पढ़ाया था शक्ति प्रवर्धक क्या होता है। एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मैंने कहा था भैया, अगर आप हाई सिग्नल लगाया जाता है ना किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं हम शक्ति प्रवर्धक। मैंने कहा था भैया, अगर हम ज़्यादा सिग्नल लगा देंगे ना तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट वहाँ से जो अभी आपका अभिलाक्षणिक वक्र होता है ना, उससे हिल जाता है आपका, जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप छोटा सा सिग्नल आपतित करोगे तो आपको शक्ति लाभ भी कम होगा, अगर आप हाई सिग्नल आपतित करोगे तो आपको शक्ति लाभ भी अधिक होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया जो आपका शक्ति लाभ होता है, या बोल सकते हैं जो, हाँ, इसमें मतलब मेन उद्देश्य क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। तो भैया, इसका मेन उद्देश्य यही होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, इस वजह से इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, ये सब चीज़ हम पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लास ए प्रवर्धक क्या होता है। क्लास ए शक्ति प्रवर्धक के बारे में मैंने कहा था कि भैया ये पूरी साइकिल के कारण ही आता है। ठीक है भैया, ओके। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि भाई आपको क्या काम करना है, क्लास ए की जो दक्षता होती है वो 25% होती है। ठीक है। फिर मैंने उसको कहा था कि भैया, जो क्लास ए शक्ति प्रवर्धक होता है ना, उसमें हानि होती है, शक्ति हानि होती है, इस वजह से इसका यूज नहीं करते। फिर हम एक नया प्रवर्धक पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए शक्ति प्रवर्धक। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन भी उठा था कल कि भैया इसमें हानि क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया था इसमें प्रतिरोध लगे होते हैं, इस वजह से इसमें हानि होती है। ठीक है ना। चलो, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे से, जहाँ से हमारा रह गया था अब उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब मैंने कहा था उसमें हानि हो चुकी थी, तो उसको हानि को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है ना, तो उसको उसके स्थान पर हम यहाँ पे आपका वो उसका यूज कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर की कुंडली होती है ना, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एन प्राथमिक से द्वितीय चक्रों की संख्या का अनुपात जो होता है दोस्तों, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। आर एल डैश इजिकल टू होता है एन स्क्वायर आर एल। ठीक है, आर एल डैश इजिकल टू होता है एन स्क्वायर आर एल। ये फॉर्मूला याद रखना कि जो चक्रों की संख्या का अनुपात होता है वो आर एल डैश इजिकल टू एन स्क्वायर आर एल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से ही आएगा, ध्यान रखना। अभी कराऊंगा एक न्यूमेरिकल, इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है। चलिए, अब निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति कितनी होती है। देखो, मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा, जितने पॉइंट आपके पेपर से रिलेटेड बन सकते हैं सारे इसमें नोट कर रखे हैं। यानी जो इनपुट पावर हो सकती है वो, यानी आउटपुट, यानी निर्गत प्रत्यावर्ती जो शक्ति होती है वो होती है 1/2 IM/VM। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निवेशी डिश शक्ति की बात करूँ तो PS बराबर आता है VC/IQ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ भैया, आ रही है। अच्छा भैया, अगर मैं उसकी बात करता हूँ दक्षता की, दक्षता होती है ईटा, ईटा से डिनोट करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, ये जो आपकी निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति होती है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बना भी हुआ है कि ये जो दक्षता होती है ये क्या होती है। दक्षता होती है भैया जो आपकी निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति है PAC, और जो आपकी निवेशी दिश शक्ति है वो, उन दोनों का अनुपात होता है ये आपकी दक्षता। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि क्लास ए युग्मन के लिए अगर मैं दक्षता निकालता हूँ तो 50%, मतलब लोग जो 25% निकल के आई थी ना सिंपल के लिए, उसका हम 2 गुना कर देंगे तो 50% निकल कर आती है एफिशिएंसी। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनना। अब भैया, अगर हमारे जो 2 ट्रांजिस्टर थे उनको मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं ना, देखो अगर मैं उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दूं ट्रांजिस्टर को, अब कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया इसमें ट्रांजिस्टर कहाँ से आ गया। देखो, ट्रांजिस्टर भैया क्या होता है ना, हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ होती है ना इसमें, इस प्रकार आप डायग्राम देख सकते हो, बुक में आपके होगा, बुक में डायग्राम, पर डायग्राम का कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ना इसमें, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं
उनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, निर्गत शक्ति बढ़ जाती है ना। बताओ अब तुम क्या होगे भैया कैसे। देखो यार आपने पढ़ा भी होगा समांतर क्रम में अगर मैं किसी प्रतिरोधों को जोड़ता हूँ तो क्या हो जाता है, इस टाइप में हो जाता नहीं हो जाता है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ उनका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा अगर मैं दो को एक साथ जोड़ूंगा। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर हम ट्रांजिस्टर को समांतर क्रम में जोड़े ना तब निर्गत शक्ति बढ़ जाती है, और जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम शक्ति बढ़ गई ना उसकी तो विकृति उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जो ये व्यवस्था हमारी निकल कर आती है ना, ये वाली व्यवस्था जो हमने करी अभी, इसको ही बोलते हैं दोस्तों हम पुश पुल व्यवस्था। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि पुश पुल व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। पुश पुल व्यवस्था भैया कुछ भी नहीं होती, अगर हम ट्रांजिस्टर को दो समांतर क्रम में जोड़े तब उनकी निर्गत शक्ति बढ़ जाती है और विकृति कम हो जाती है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पुश पुल व्यवस्था, पुश पुल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलो अब एक क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के सामने, होप करता हूँ आप सभी इसका आंसर दे पाओगे। चलो भैया आंसर बताओ सभी जल्दी से, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। एक ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन है भैया, एक ट्रांजिस्टर के लिए अधिकतम लोड प्रतिरोध। देखो यार जितने बच्चे इसको बाद में ऑफलाइन मोड में देखेंगे वीडियो को, तो यार अपना कमेंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ बाद में, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर के लिए अधिकतम लोड प्रतिरोध 200 ओम है, इसके साथ 8 ओम के लाउड स्पीकर को युग्मित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर के चक्रों की संख्या क्या होगी। पूछना चाह रहा है चक्रों की संख्या क्या होगी, बताइए दोस्तों आप सभी। बताइए दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा, अरे अभी चक्रों की संख्या वाला फॉर्मूला नहीं दिखाया था आपको, ये रहा देखो, ये नहीं रहा फॉर्मूला, बस इसको रख के सोल्व कर लेना। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा भैया कैसे करें, पर देखो 200/8 इजिकल टू एन स्क्वायर, कितना आया, इससे काटना 400, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर, मुझे तो एन निकालना है, तो आपका आ जाएगा 10/2 और 2/5 यानी 5 आंसर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन मेंशन है, तो हो सकता है यार पेपर में ऐसे ही आ जाए आपके पेपर में, ठीक है। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि भैया ऐसा कैसे, भाई फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। चलो भैया क्लास बी शक्ति प्रवर्धक क्या होता है, क्लास बी शक्ति प्रवर्धक क्या होता है, देखो इसको भी समझ लो। क्लास बी शक्ति प्रवर्धक होता है, सपोज करो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने ये बना रखा है, अगर ये ऐसा होता, देखो अगर ये ऐसा होता पूरा तो इसको मैं बोलता पूर्ण चक्र। अब आप देख पा रहे हो कौन सा चक्र है, ये है भैया अर्ध चक्र। यानी अगर संग्राहक धारा, देखो ध्यान से सुनना, अगर संग्राहक धारा अर्ध चक्र के लिए प्रवाहित होती है ना किसी ट्रांजिस्टर में, तो उसको बोलते हैं क्लास बी शक्ति प्रवर्धक। बोलो यार समझ में आता है नहीं आता है, समझ में आता है नहीं। अच्छा भैया, यानी भैया हम ये बोल सकते हैं। अब ये बताओ भैया, जो हमने क्लास ए पढ़ा था उसमें ऐसा क्या रहा जो क्लास बी को हमको बनाना पड़ा। देखो भैया जो क्लास ए की भांति होता है, मतलब जो क्लास बी होता है वो क्लास ए की भांति होता है, परंतु क्या होता है इसमें बाइसिंग प्रतिबिंब भिन्न होता है, ठीक है। मतलब जो बाइसिंग करने का तरीका होता है ना वो भिन्न होता है। अच्छा भैया अगला पॉइंट समझना, ट्रांजिस्टर में धारा जो बहती है ना वो अर्धचक्र के दौरान ही बहती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अर्धचक्रण अगर हम इसको सिग्नल को देंगे ना अर्धचक्र इनपुट के रूप में, तभी आपकी ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा बहेगी, अदरवाइज नहीं बहेगी। अगला पॉइंट है, निर्गत में ऋणात्मक अर्चर पूर्ण रूप से अनुपस्थित है, ठीक है। अब देखो ये बताओ, अब मैं कह रहा हूँ इसमें मुझे एक ही साइकिल लगानी है, वो भी हाफ साइकिल लगानी, पूर्ण चक्र थोड़ी लगाना है, बस यहाँ से यहाँ तक ही तो चक्कर लगाना है जब इसमें ऐसी धारा बहने लगेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपकी किताब में कि निर्गत में ऋणात्मक अर्चक्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। अब देखो आपको पता है ये ऊपर वाला तो धनात्मक चक्र होता है, नीचे वाला ऋणात्मक चक्र होता है। अब ये बताओ ऋणात्मक चक्र तो अनुपस्थित है या नहीं, अनुपस्थित का मतलब मतलब इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा जब ये है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है एक क्लास में ये होता था, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए उसमें धारा प्रवाहित होती थी, पता है ना, याद करो कल वाला दिन। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें एक सेकंड,
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इसी वाले के कारण ही धारा बहती है, इस वाले के कारण, यानी पॉजिटिव के कारण ही आईसी धारा बहती है, निगेटिव के कारण नहीं बह रही, यानी जो निगेटिव साइकिल है उसके कारण नहीं बह रही। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही अपेक्षा विकृति ज़्यादा हो जाती है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि भैया बताइए क्लास बी में ऐसा क्या है जो क्लास ए में नहीं है। तो भैया जो क्लास बी होता है ना, उसमें ए की अपेक्षा अधिक विकृति होती है क्लास बी में। भैया क्वेश्चन बनेगा कि विकृति क्यों होती है अधिक, क्योंकि भैया इसमें जो होता है ऋणात्मक जो अर्धचक्र होता है ना, ऋणात्मक, वो अनुपस्थित होता है, इस वजह से होती है विकृति ज़्यादा। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन यहाँ से अगला, मतलब वही पॉइंट टू पॉइंट में चल रहा हूँ जो जिससे आपका फ्लो बने रहे। अब देखो, शून्य सिग्नल जैसे हम आपतित कराते हैं इसमें शून्य सिग्नल, तो अच्छा प्रतिबिंब बी के लिए है पर ए के लिए खराब माना जाता है शून्य सिग्नल। मतलब क्या भैया, मतलब ये कि अगर सपोज करो बी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपने शून्य सिग्नल आपतित कराया तो फिर भी आपके लिए अच्छा अच्छा माना जाएगा वो। अगर मैं ए के लिए बात करूँ तो वो खराब माना जाएगा, बस ये होता है इनके अंदर। अब देखो, क्लास बी में माध्य धारा ए की अपेक्षा कम होती है। ठीक है भाई, देखो P बराबर आपका वी आई होता है। अब मैं कह रहा हूँ क्लास बी में माध्य धारा ए की अपेक्षा कम है, यानी जो धारा होती है ना, धारा एवरेज करंट जो होता है ना, वो ए की अपेक्षा कम है। तो भाई इसमें बताओ, इसका ये फिर शक्ति क्षय भी तो कम होगा। ठीक है, पता है ना, P बराबर वी स्क्वायर आई या P बराबर वी आई से निकाल लो, तो शक्ति क्षय भी तो कम होगा क्योंकि धारा कम हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि बताइए जो यानी जो आपका बी क्लास प्रवर्धक होता है, इसकी दक्षता कितनी होती है। भाई 75% होती है। देखो आप फ्लो में देख पा रहे होंगे कैसे कैसे फ्लो बना हुआ। फ्लो भैया ऐसा बना हुआ कि जो आपने ए पढ़ाया था उसमें निकल कर आया था 25%, फिर तुमने जो युग्मित प्रवर्धक पढ़ाया ए का ट्रांसफार्मर वाला, उसमें निकल कर आया 50%, और जो आपका बी पढ़ा रहे हो भैया उसका निकल कर आया 75%। समझ में आ रही है बात। हाँ जी, चलो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा क्लास ए बी शक्ति प्रवर्धक। कौन सा, क्लास ए बी शक्ति प्रवर्धक। अब देखो भैया ये क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता भैया, इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा आपका, एक ही क्वेश्चन बनेगा बस यहाँ से। क्या भैया, क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा क्लास ए बी में शक्ति प्रवर्धक के कारण जो आईसी धारा प्रवाहित होती है वो कब होती है। तो भैया आपने देखा था, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा चारों को एक साथ। आपने अभी देखा कि भैया अगर पूर्ण चक्र है, देखो समझ लेना, अगर पूर्ण चक्र है तो जो ए क्लास है उसके कारण संग्राहक धारा बहती है। हाँ भैया, भैया अगर सपोज करो इसके लिए अर्ध चक्र है, तो भैया आपका कौन सी क्लास आएगी, भैया फिर बी क्लास आती है। अगर भैया सपोज करो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो सिग्नल, आधे से ज़्यादा, तो आपका ए बी क्लास कहलाएगी। समझ में आ रही है बात। हाँ भैया, यानी हम बोल सकते हैं जो संग्राहक धारा बहती है ना, वो अर्ध चक्र से थोड़ा सा ज़्यादा करने पर ही बहती है, यानी अर्ध चक्र से अधिक परंतु संपूर्ण चक्र से कम अगर हम सिग्नल देंगे ना, तभी संग्राहक धारा बहेगी, अदरवाइज नहीं बहेगी। बोलो ए बी शक्ति प्रवर्धक में किसी को कोई प्रॉब्लम। बस एक ही क्वेश्चन बनेगा ऐसे, ये वाला, और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, समझ में आती है बात, सभी बच्चों को समझ में आती है बात कि भैया ने क्या बताया। कि अभी इसको मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा एक साथ, टेंशन मत लेना भैया। फिर सी क्लास प्रवर्धक क्या होता है, सी क्लास भैया देखो, सी क्लास में क्या होता है, हम जो अर्धचक्र है ना, अर्धचक्र से भी छोटा सा सिग्नल देंगे, मतलब पूरा अर्धचक्र भी नहीं देंगे, अर्धचक्र से छोटा सा सिग्नल देंगे और फिर उसके कारण ही आईसी धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो बस क्लास सी पढ़ते हैं। क्लास सी क्या होता है, क्लास सी शक्ति प्रवर्धक होता है जब संग्राहक धारा, देखो यहाँ पे आप बना सकते हो इसको, ये देखो इस टाइप में, यानी जब संग्राहक धारा अर्धचक्र से भी कम, अर्धचक्र तो यहाँ तक होता पूरा, पर इससे भी कम अगर आप सिग्नल आपतित कराते हो तो उसमें संग्राहक धारा बहने लगती है। अब यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि भैया इसकी दक्षता कितनी होती है, भैया इसकी दक्षता 99% होती है, यानी ये अच्छा होता है काफ़ी। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आती है। भैया अब एक काम कर दो, मैंने कहा हाँ बताओ, तुमने कहा भैया एक काम ये कर दो, अब चारों को एक्सप्लेन कर दो एक साथ जिससे हमारे माइंड में बच जाए, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाला है जो मैं आपको टेबल बनाकर दिखाने वाला हूँ। ठीक है भाई, समझ में आती है बात। चलो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ए बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ।
चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है भाई, ये क्लास है हमारी सारी, ठीक है ना। ओके भैया, देखो पहले हम बात कर लेते हैं भैया, जो एक क्लास प्रवर्धक होता है उसकी दक्षता अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो 25% होती है। कितनी परसेंट? 25। पर अगर मैं युग्मित की बात करता हूँ दोस्तों, याद रखना, एक सेकंड याद रखना, अगर मैं युग्मित की बात करता हूँ, युग्मित की, तो उसकी दक्षता हो जाती है 50%, लगभग 2 गुनी। ठीक है, एक सेकंड में इसको, कितनी हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है आपकी कितनी? 50%, 50%। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया जो एक क्लास प्रवर्धक होता है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन बनता है कि भैया यहाँ पे जो एक क्लास प्रवर्धक होता है इसमें धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? भैया यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम पूरा सिग्नल आपतित कराते हैं, पूर्ण चक्र, तो आपकी आईसी धारा प्रवाहित होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है जो भी चल रहा है। अच्छा भैया, अगर हम बी की बात करें, बी की, तो बी में आपका जो होगा वो अर्धचक्र के कारण ही, ठीक है, अर्धचक्र के कारण ही आईसी धारा बहने लगेगी। भैया इसकी दक्षता वक्षता, हाँ भैया 75% होती है इसकी। ठीक है, ये पूर्ण अर्धचक्र है भैया। अगर ए बी की बात करें तो ए बी में क्या होगा भैया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा सिग्नल देना पड़ेगा, तब जाके इसमें आईसी धारा बहने लगती है। भैया इसकी दक्षता, भैया दक्षता वक्षता का क्वेश्चन बनता ही नहीं इसमें भैया। वैसे होती कितनी है, चलो मैं अभी देख के बता दूंगा थोड़ी देर में कितनी होती है। ठीक है, वैसे बुक में तो मेंशन नहीं है, पर गूगल में से अभी देखकर बता दूंगा कितनी होती है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। भैया सी का क्या होता है? भैया सी में आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा सिग्नल देना, अर्धचक्र से भी कम, तो उसमें आईसी धारा बहने लगती है। भैया इसकी दक्षता 99% होती है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, आपके माइंड में बस चुकी है टेबल, मुझे इतनी उम्मीद है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो सभी। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। ये बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? भैया बिल्कुल आ गई इतनी बात समझ में, यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसको लपेट देंगे। ठीक है, ये ले हमने सारा पढ़ लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, क्लास बी भी पढ़ लिया, क्लास ए बी भी पढ़ लिया, क्लास सी भी पढ़ लिया। अब भैया हम बात कर रहे हैं प्रवर्धकों का वर्गीकरण। देखो ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे उठा के आपके सामने रख दिए। प्रवर्धकों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर जो होते हैं उसका हम वर्गीकरण करने वाले हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। देखो पहला है उपयोग के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उपयोग के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू यूजेस, यानी उपयोग के आधार पर उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों समझना इसको, अगर हम पावर को बढ़ाते हैं, यानी बोल सकते हैं निवेशी शक्ति का स्तर बढ़ाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, निवेशी शक्ति जो होती है उसका स्तर बढ़ाया जाता है, तो आपका वोल्टेज जो निवेशी वोल्टेज होता है ना उसका स्तर भी बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है P बराबर VI होता है, अगर इसका स्तर बढ़ा रहे हैं तो इसका भी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? हाँ भैया, तो बस यही है उपयोग के आधार पर, इसमें यही है कि अगर शक्ति का स्तर बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज का भी बढ़ जाता है, बस इसमें यही था। अच्छा दूसरा है हमारा युग्मन विधि के अनुसार। इसमें क्या होता है दोस्तों, युग्मन विधि में क्या होता है, देखो समझना इस चीज़ को थोड़ा सा। युग्मन विधि के आधार पर हम इसको दो से, या बोल सकते हैं 4 भाग में विभाजित करने वाला है, जिसमें से पहला है आपके पास प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट कपलिड। ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग बोलते हैं, डायरेक्ट कपलिड भी बोल सकते हैं। देखो इसमें हमारा करने का उद्देश्य क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भैया इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, पहले इस चीज़ को समझो। कहाँ पे चलते हैं, गुफा में चलते हैं, फिर दोबारा से ये आ जाओ, यहाँ पे आते हैं। चलो अब ये बताओ भैया, जो आपने अभी पढ़ाया, ये जो डायरेक्ट कपलिंग होता है ये क्या होता है। देखो सपोज करो दोस्तों, मैंने क्या काम करा, सपोज करो इस चीज़ ऐसे समझ लो। सपोज करो मेरे पास ये चरण था, चरण का मतलब ये मेरे पास एक स्टेप ये था, मैंने क्या काम करा, इसमें कुछ इनपुट दिया, जो मुझे इसका आउटपुट प्राप्त हुआ वो मैंने आउटपुट, ये जो मतलब देखो समझना, मैंने इसको इनपुट दिया, हाँ भैया दिया, इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो मैंने अगले को इनपुट के रूप में दे दिया, हाँ भैया, और भैया डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट, किसी की हेल्प नहीं ली, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कपलिंग। समझ में आया भैया? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा मुझे? मैंने कहा क्या भैया, अगर सपोज करो ऐसा करके ये पहला चरण था,
अब इसको ऐसा करके दूसरा चरण मानना, और मैंने इनपुट दिया यहाँ पे आउटपुट के रूप में, मैंने इसमें सपोज करो कुछ और लगा के दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा, उसको भी पढ़ेंगे यार, टेंशन मत लो। अगर आप डायरेक्ट दे रहे हो ना किसी अन्य की हेल्प के बिना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक यानी डायरेक्ट कपलिंग पढ़ रहे थे हम। देखो यार, फिर बता रहा हूँ, जितना भी हो सकता है, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे आप सभी की सेवा में मैं हाजिर कर देता हूँ। ठीक है ना, आप भी कोशिश किया करो यार थोड़ा पढ़ने की। देखो, प्रथम चरण के, मैंने कहा था प्रथम चरण होता है, एक दूसरा चरण होता है। अगर प्रथम चरण के निर्गत, मैंने कहा था ये इनपुट है, ये आउटपुट है इसका, यानी आउटपुट को दूसरे चरण में निवेश में डायरेक्ट युग्मित किया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है भाई, समझ में आती है बात? अच्छा भैया, आरसी युग्मित प्रवर्धक क्या होता है भैया? भैया कुछ नहीं होता है। प्रथम चरण था, हाँ भैया, ये दूसरा चरण था, हाँ भैया, इसका इनपुट था, हाँ भैया, ये आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर, हाँ भैया। इसका आउटपुट अगर हम आरसी युग्मन द्वारा करें, आरसी है ना, मतलब यहाँ पे आर लगा दें और सी लगा दें, जब करें तो वो कहलाएगा आपका आरसी युग्मित प्रवर्धक। समझ में आती है बात? हाँ भैया। भैया एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, मुख्य कार्य जो होता है ना इसका, जो आरसी कंप्लीट हमने पढ़ा है, इसका मुख्य कार्य होता है प्रथम चरण से दूसरे चरण में दिष्ट वोल्टेज को रोकना। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि भैया जो सी होता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिससे आपकी दिष्ट वोल्टेज या दिष्ट धारा रुक सके। ठीक है, इस वजह से ही तो लगाते हैं, तो बस इसका मेन उद्देश्य यही होता है। अब अगला क्वेश्चन वही है, तीसरा टाइप है इसका, एलसी युग्मित प्रवर्धक। भैया सेम डेफिनेशन बनेगी, कैसे? एक आपका पहला चरण है, एक आपका दूसरा चरण है। सपोज करो आपने इस पर इनपुट दिया तो जो इसका आउटपुट प्राप्त होगा इसको देंगे, पर हम डायरेक्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया डायरेक्ट प्रवर्धक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसी। तो यहाँ पे एक एलसी और सी लगा देना, उसकी हेल्प से इसमें भेज देना सिग्नल। ठीक है, सभी को बात समझ में आती है? भैया अगला डी पार्ट है, इसका 4 पार्ट है, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक। भैया इसमें क्या काम करेंगे? भैया वही है, 2 चरण होंगे, हाँ भैया। इसका जो इनपुट होगा, हाँ भैया, इसका आउटपुट होगा, हाँ भैया। भैया क्या काम करना, ट्रांसफार्मर की कुंडली लगा देना, तब उसके द्वारा भेज देना मत, क्योंकि ट्रांसफार्मर युग्मित है ना, तो जब आपका इसमें इनपुट के रूप में हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? भैया इतनी बात हमारी सबको समझ में आती है। भैया अगला पढ़ लेते हैं, जो आपने पढ़ा है ना अभी, कि ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा, ऐसे ही हमारा नाम आता है सोपानी प्रवर्धक। देखो समझ लेना, सोपानी प्रवर्धक। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है। भैया इसका नाम, दूसरा नाम होता है बहुचरण सोपानी प्रवर्धक। क्या नाम होता है? बहुचरण सोपानी प्रवर्धक। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जो इंग्लिश वाला है। देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसका फील आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन उठता है कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी जो हम पूरी नहीं कर पाए और हमें को इसको बनाना पड़ा। देखो दोस्तों, क्या होता है, प्रथम चरण अगर मैं इसमें बहुत सारे चरण लगा दूं, जैसे सपोज करो मैंने इनपुट दिया, इसके लिए आउटपुट होगा, दूसरा चरण के लिए इनपुट होगा, मतलब हम बोल सकते हैं ये लगातार बढ़ता जाएगा। इसका जो शक्ति लाभ होगा, यानी जो शक्ति प्रवर्धक होगा ना, ये जो शक्ति लाभ होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा इसको लगाने से। इस वजह से हमने क्या काम करा है, बहुत सारे चरण इसमें लगा दिए, प्रथम चरण, दूसरा चरण। इस वजह से हम बोलते हैं इसकी आवश्यकता इस वजह से ही पड़ी, जिससे हमें शक्ति लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है ना? चलो, तो मैंने क्या काम करा, देखो पहले ही समझ लेते हैं भैया बहुचरण सोपानी प्रवर्धक होता क्या है। ये समझ में तो आ गया आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, अब समझ लेते हैं भैया ये क्या मतलब, ये क्या बना रखा आपने। देखो इसका मतलब वही है, ये प्रथम चरण है आपका, हाँ भैया, ये युग्मक लगा रखा है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। ये द्वितीय चरण है, ये युग्मक लगा रखा है, ये तृतीय चरण है। मैंने क्या काम करा, इसमें निवेशी दिया। आपको पता है इसमें युग्मक क्या काम करेगा, अगर इसमें कुछ कमी है ना, तो सपोज करो डीसी धारा है तो उसको रोक लेगा, एसी को जाने देगा। फिर ऐसी क्या होगा, इसके लिए इनपुट का काम करेगी ये वाली धारा, ऐसी इसमें जो कमी होगी वो रोक लेगा। फिर इसके लिए इनपुट का काम करेगी ये वाली धारा जो आ रही है, तो यहाँ पे निकल जाएगी निर्गत के रूप में ये वाली धारा। अच्छा भैया, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको मिटा देना, इस पूरी लाइन को ही मिटा देना। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कुल वोल्टेज लाभ कितना होता है सोपानी प्रवर्धक में। तो भैया कुल वोल्टेज लाभ होता है ए बराबर A1 A2 A3। भैया कैसा आ गया, देखो कैसा आ गया है ना, कैसा आ गया। देखो भैया आने का इसका मेन उद्देश्य ऐसा है, इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, अगर आप चाहे तो मैं करा सकता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखना वोल्टेज लाभ आपका इतना होता है। ठीक है ना? चलो भैया, इतनी बात समझ में आती है। भैया अगला हमारा टॉपिक है यहाँ से, भैया हम पढ़ रहे थे शक्ति प्रवर्धक।
अब भैया शक्ति प्रवर्धक जो हमारा होता है इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने कहा यार होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। आपने कहा कैसे सर? देखो मैंने कहा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो आपको पता है अभिलाक्षणिक वक्र में परिवर्तन होता है। मानते हो नहीं मानते हो? भाई जो अभी शक्ति प्रवर्धक हम पढ़ते हुए आए थे, अभी पिक्चर ना पड़ा था शक्ति प्रवर्धक, मैंने कहा उसमें टेम्परेचर का असर होता है नहीं होता है? क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से ध्यान रखना। क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में, कहता है पूछता है कि भैया शक्ति प्रवर्धक क्या टेम्परेचर पर निर्भर करता है? भाई बिल्कुल करता है। आपने पूछा क्यों? क्योंकि भैया अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जो अभिलाक्षणिक वक्र बना हुआ था ना शक्ति प्रवर्धक का, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वक्र में। फिर तुमने कहा ऐसे कैसे? अब देखो, अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, देखो ध्यान से सुनना फील लेकर। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आपने कहा जो वक्र बना हुआ था, जो आपका लोड लाइन बनी हुई थी, क्यू पॉइंट बना हुआ था, कार्यकारी बिंदु बने हुए थे, प्राचल बिंदु, पैरामीटर बने हुए थे, वे क्या होंगे? अपनी जगह से हिल जाएंगे। और हिलने से क्या हो जाएगा? जो उनका मान था ना उसमें चेंज देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा? आपका जो प्रवर्धक है ना वो अविश्वसनीय हो जाएगा। भैया तुमने बताया था इसके बारे में कल। हाँ भाई बताया था, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिख रखे हैं कि जर्मेनियम के लिए अधिकतम जो संभव ताप है, ताप है दोस्तों, भाव नहीं है ताप है ये, ताप, ठीक है। जर्मेनियम के लिए जो अधिकतम संभव ताप है वो 100 डिग्री होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है आवर्ती अनुक्रिया वक्र, ठीक है। इसको समझ लेना थोड़ा सा, बस यहाँ से एक या दो ही क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपकी स्क्रीन के सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से यही बनता है कि आवर्ती अनुक्रिया वक्र क्या होता है? भैया कुछ नहीं होता है, ऐसा वक्र जो वोल्टेज लाभ, देखो आपके सभी के सामने दिख रहा है, ऐसा लाभ मतलब ऐसा वक्र जो वोल्टेज लाभ तथा आवर्ती के मध्य खींचा जाता है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों हम अनुक्रिया आवर्ती वक्र। यानी भैया पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? भैया दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें जो ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ सही है? तो अगर ऑप्शन में ये वाला ग्राफ मिलता है तो ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा। बस यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। पहला तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि किस किस के मध्य ग्राफ बनता है, तो मैंने बता दिया वोल्टेज लाभ और आवर्ती के मध्य ग्राफ बनता है। दूसरा पूछ सकता है ग्राफ कैसा बनता है, तो ऐसा बनता है ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आई। और इतना ही बात समझने के लिए आपकी यूनिट थर्ड होगी आपकी कंप्लीट। यूनिट थर्ड कंप्लीट, ठीक। अब बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो मुझे बता सकते हो, है भाई। अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया क्वेश्चन और करवा दो, लो भैया क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लो भैया क्वेश्चन करने को कह रहे थे ना आप, कहाँ गए मेरे पी डी पी 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 टी पी पी टी, चलो ये रही भैया पी पी टी खोल लिया आप सभी की सेवा के लिए, है ना यार सब। चलो एक टॉपिक और समझ लो, क्योंकि यार वहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। उष्मा सिंक, ये लो भैया उष्मा सिंक, हीट सिंक क्या होती है इसको समझ लेना, बस थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया बताओ उष्मा सिंक जो होता है ये मतलब इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है ज़्यादा होती है? तो देखो अगर हम टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस की बात करें ना, 75 की, तो इसमें अधिक अधिक पर यानी 75 से अधिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें शक्तियास कम होना चाहिए, जिससे अधिक तापमान भी शक्ति क्षमता को नियंत्रित रखा जा सके। यानी पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भैया देखो जैसे मैंने कहा था आपके लिए, ठीक है, वो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका भी ग्राफ पूछा जा सकता है, इसको देख लेना एक बार बस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं बनने का, वैसे वहाँ से आया नहीं अभी तक पेपर में कोई क्वेश्चन, इस वजह से मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया जितने भी पॉइंट उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। चलो भैया इतना पढ़ लिए थे हम, एक सेकंड वेट करना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिया था। कहाँ तक हो गया था हमारा काम? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 26 से। अब देखो सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, ध्यान रखना। चलो
छब्बीसवा क्वेश्चन है, आप रिप्लाई देना जल्दी जल्दी। और जो बच्चे इसको बाद में ऑफलाइन मोड पे देखेंगे यार, सभी अपना आंसर जरूर बता देना, ठीक है, कि भैया 26 का ये आंसर है, 27 का ये है, 28 का है। देखो पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए तुल्य प्रत्यवर्ती परिपथ बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं? बताओ क्या काम करते हैं। अगर हमको, देखो इतना टाइम नहीं होता, मुश्किल से मैं एक क्वेश्चन के लिए 6 सेकंड या 5 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। वैसे जिसने पढ़ा होगा वो 1 सेकंड में जवाब दे देगा। क्या है क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए तुल्य प्रत्यवर्ती परिपथ बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं? भैया तुमने दो बात बताई थी, मैंने पूछा क्या? भैया तुमने कहा था जो डीसी है ना उसको नहीं जाने देना अंदर। हाँ भैया, और दूसरा काम है आपको भैया जो संधारित्र है ना उसको लघुपतित करना है, ठीक है। तो भैया ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है जिनका आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, उस सिग्नल लगाने पर, जैसे आप उस, देखो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकता हूँ मैं इसको। ये लो भैया, ये लो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस सिग्नल लगाने पर प्रवर्धक से निर्गत में विकृति आती है क्योंकि, अब ये पूछना चाह रहा है विकृति क्यों आती है। पहला ऑप्शन है सिग्नल रेखीय क्षेत्र में कार्य करता है, बी ऑप्शन है सिग्नल अरेखीय क्षेत्र में कार्य करने लगता है, और सी ऑप्शन है दोनों में कार्य करता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपना कीमती आंसर मुझे दे सकते हो अभी के अभी। हाँ भाई, बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर? भैया तुमने बताया था अगर हम हाई सिग्नल, देखो समझना, भैया तुमने बताया था जो हाई सिग्नल अगर हम लगाते हैं ना हाई सिग्नल, तो भैया जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे बना हुआ था ना, ऑपरेटिंग पॉइंट, ये ग्राफ से बाहर चला जाता है। अब बाहर जाने से क्या होगा दोस्तों, पता, बाहर जाने से उसमें विकृति आने लगती है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, हम बोल सकते हैं कि सिग्नल जो है ना अरेखीय क्षेत्र में कार्य करने लगता है। अरेखीय तो बोलेंगे, पहले तो यहाँ पर था ग्राफ के अंदर, अब वो बाहर चला गया था ना, तो उसको ही बोलते हैं अरेखीय क्षेत्र, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिग्नल लगाने पर, देखो समझना इस चीज़ को, निम्न सिग्नल लगाने पर प्रवर्धक में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का प्राचलन बिंदु होता है। पूछना चाह रहा है कहाँ पर होता है। बताओ भाई, कहाँ पर होता है? अगर हम निम्न सिग्नल लगाएंगे तो आपका जो आपका ट्रांजिस्टर का प्राचल मतलब पैरामीटर पॉइंट होता है, प्राचल बिंदु होते हैं, वो कहाँ होते हैं? पहला ऑप्शन है अभिलक्षणी वर्ग के रेखीय भाग में, अरेखीय भाग में, अभिलक्षणी वर्ग के किसी भाग में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बता सकते हो अपना कीमती आंसर। बताओ जल्दी। हाँ भैया, इसका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा भैया, आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। तुमने पूछा भैया क्यों? क्योंकि भैया अगर हम हाई सिग्नल लगा रहे थे तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ था ना, वो हिल रहा था और बाहर चला जा रहा था। अगर हम कम सिग्नल लगाएंगे तो मतलब यहीं पे बना रहेगा, यानी रेखीय भाग में ही बना रहेगा। इस भाग को हम बोलते हैं रेखीय भाग, ठीक है। चलो भैया इतनी बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्रवर्धक पर निम्न सिग्नल लगाने पर प्रवर्धक का शक्ति लाभ बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई जल्दी बताओ। अब ये मत सोचना कि भैया तुम तो समय भी नहीं दे रहे हमें क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। भाई 5 सेकंड का समय बहुत होता है क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। इनफ है, बहुत इनफ है यार 5 सेकंड का टाइम तो। चलो इसका सभी का आंसर आना चाहिए 5 सेकंड के अंदर अंदर। क्या पूछ रहा है 29वें क्वेश्चन में? कह रहा है कि प्रवर्धक पर निम्न सिग्नल लगाने पर प्रवर्धक का शक्ति लाभ होता है। भैया कम हो जाता है, आपने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम उच्च सिग्नल लगाएंगे तो शक्ति लाभ पर क्या असर पड़ेगा? शक्ति लाभ कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, शून्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ शक्ति लाभ क्या होगा? हाँ भैया सभी का आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भैया तुमने कहा था अगर हम उस सिग्नल लगाएंगे ना, देखो जैसे हम हाई सिग्नल लगाएंगे तो उसमें शक्ति लाभ हमको अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, शक्ति प्रवर्धक जो होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है लगाने का? बताओ। बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। ये तो 2 बार पढ़ा चुका मैं, ये टॉपिक तो मैं 2 बार पढ़ा चुका, कल भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ाया। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका। हाँ भाई जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 12 13। ठीक है ना। चलो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया तुमने कहा था इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है डीसी को एसी में चेंज करना, तो पहला ऑप्शन ही तो ठीक है। यहाँ पर डीसी आ रहा है, यहाँ पे एसी आ रहा है, बस काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन है, शक्ति प्रवर्धक में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के गुण होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें डोपिंग ज़्यादा होनी चाहिए आधार और उत्सर्जक क्षेत्र में, और इसको बढ़ा देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, पढ़ो ना, देखो ऑप्शन दोनों पढ़े हुए लग रहे हैं ना, तो बस। चलो आगे चलते हैं भैया। अब क्लास से क्वेश्चन आ गए, कह रहा है क्लास ए प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रवाहित होती है। देखो मैंने कहा था जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से ही बनेंगे। बताओ, क्लास ए प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रवाहित होती है, कह रहा है धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, निवेशी सिग्नल के पूर्ण चक्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी का कीमती आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई, सभी का अच्छा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया ए का कब यूज करेंगे, जब हम पूरा सिग्नल देंगे। मैंने आपको बताया था अगर पूर्ण सिग्नल देंगे ना, तभी उसमें आईसी धारा मतलब संग्राहक धारा बहने लगेगी। ठीक है भाई। चलो अब क्लास बी की अगर हम बात करें, क्लास बी की, तो बता सकता है कोई क्लास बी में संग्राहक धारा प्रवाहित होती है, कब होगी? जब निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र लगाएं, या निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र लगाएं, या पूर्ण चक्र लगाएं, या इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई बताओ। बताओ। चलो भाई, सभी का आंसर ठीक है, जिसका नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था यार, मैंने आपको पढ़ाया था ए पढ़ाया था, तो मैंने कहा था पूरा सिग्नल देना है जब भी आईसी धारा बहेगी। मैंने बी पढ़ाया था, मैंने कहा था आप धनात्मक अर्धचक्र ही लगाना। मैंने आपको फिर सी पढ़ाया था, सॉरी ए भी पढ़ाया था, ए बी। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि अर्धचक्र से थोड़ा ज़्यादा सिग्नल देना है, जबकि पूर्ण चक्र से कम देना है जब धारा प्रवाहित होगी। फिर सी पढ़ाया था, मैंने कहा था सी में आपको थोड़ा सा सिग्नल देना है बस, बिल्कुल अर्धचक्र से भी कम। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लेना, ये तो आप कर लोगे आराम से। पूछ रहा है अधिकतम शक्ति लाभ किसका होता है, कौन से विन्यास में होता है, पता होनी चाहिए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास ए शक्ति प्रवर्धक जिसमें लोड केवल प्रतिरोध होता है की दक्षता होती है, कितनी दक्षता होती है क्लास ए शक्ति प्रवर्धक में? हाँ भाई, पूछ रहा है। अब तुम कहोगे भैया कौन से वाले की बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर वाले की बात कर रहा है या सिंपल वाले की? भाई सिंपल ही तो यहाँ पर देख, क्या जिसमें लोड लोड केवल प्रतिरोध हो, और प्रतिरोध है तो मतलब हमको पता है हानि ज़्यादा होगी। तो बताओ कौन सा आंसर ठीक है इनका? ठीक है, 25% आंसर ठीक है, 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है। चलो बताओ जल्दी से। वैसे मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वही तो है, बस वही बताना है। बताओ जल्दी कौन सा है? ईटा बराबर बताओ क्या था? बताओ 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 बताओ। हाँ भाई, चलो ठीक है, इसको देख लेना। आगे चलते हैं। भाई फॉर्मूला ही तो है ऊपर जो लिखा हुआ है। 38वां क्वेश्चन है, वो कह रहा ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए शक्ति प्रवर्धक प्रयुक्त करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ भैया, भैया जो आपने कहा था ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए शक्ति प्रवर्धक यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि इसमें सिंपल एक ही अपेक्षा ऊर्जा मतलब जो हानि होती है ना, शक्ति हानि, वो कम होती है, और इसकी दक्षता भी लगभग 50% होती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ए व बी दोनों, ये यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए शक्ति प्रवर्धक में लोड प्रतिरोध आर एल हो, और ये हो, तो ये हो, पूछ रहा है क्या आंसर सही होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के पेपर में। ठीक है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल आ जाए, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ ले। तो बताओ भैया क्या आंसर होगा इसका?
सभी 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 बच्चों का बी आंसर ठीक है, बी आंसर ठीक है। तो बी आंसर आएगा यार इसका, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर युग्मित ए क्लास शक्ति प्रवर्धक का महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या है महत्वपूर्ण गुण, बताओ। हाँ भाई बताओ। अब तुम क्या होगा भैया, इसकी दक्षता अधिक होती है। हाँ भैया। प्रतिबाधा मिलान करता है। भैया ये क्या होता है प्रतिबाधा मिलान, बताओ। प्रतिबाधा मिलान करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए होता है ना, उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 25%, 50% एंड 78%, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है, सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं आज। सभी का आंसर ठीक है भैया, 50% होता है। अगर भैया मैं सिंपल ए की बात करता हूँ तो उसमें 25% होता है। अगर भैया मैं उसकी बात करता हूँ ए बी या सी, सॉरी, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं भैया बी की बात करता हूँ तो उसमें 75 या 78% मान सकते हैं। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो 99% मानते हैं उसकी दक्षता, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा, निर्गत निर्गत युक्ति के निवेशी प्रतिरोध और ट्रांजिस्टर के निर्गत लोड प्रतिरोध को मिलान करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। बताओ क्या प्रयोग करते हैं? अब तुम कहोगे भैया ये तो आपने पढ़ाया ही ना, है ना। अरे दिमाग तो लगा सकते हो ना, अपना दिमाग तो दौड़ा सकते हो। अब ये कह रहा है कि भैया निर्गत युक्ति के निवेशी प्रतिरोध और ट्रांजिस्टर के लोड प्रतिरोध को मिलान करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? अभी तो करवाया था ऊपर, ऐसी मिलान करने के लिए यूज करते हैं, कौन सा करते हैं बताना, बताओ। ठीक है भाई, बताओ। दे लो तुम्हारे ऊपर, लो तुम्हारी वजह से ऊपर एक क्वेश्चन दिखा दिया, लो अब तो कर दो इसको। अब भी समझ में ना आ रहा, वाह भाई वाह। चलो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इस वाले क्वेश्चन का एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन का आप क्या काम करना, मुझे सिंपल वाले कमेंट बॉक्स में आंसर देना, सभी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना, सभी 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 जितने बच्चे वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। एक न्यूमेरिकल आ चुका है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भैया, न्यूमेरिकल कह रहा है एक ट्रांजिस्टर के लिए अधिकतम लोड प्रतिरोध 200 है, इसके साथ 8 ओम के लाउड स्पीकर को युग्मित करने के लिए, यार सेम वैल्यू है इसमें तो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं तो सोच रहा था वो अलग होगा कुछ, वही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने भी। चलो एक काम करो, वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, सभी का आंसर 5 आएगा मुझे पता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करा था हमने ऐसी सेम ही हो। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर लेना बस। इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ दोस्तों मैं 36, 36 ओम है। और मैं इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ आप सभी के सामने 360 मान लो, चलो 360 वैल्यू है इसकी, कितनी है इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 360 ओम, 360 ओम। और इसकी वैल्यू दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी मैं वैल्यू मान रहा हूँ, चलो ओ 10 ओम। अब पूछना चाह रहा है कि भैया चक्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा, बताओ। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, वैल्यू याद रखना 360 और 10, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, 360 ओम और 10। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका 7, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 5 और ऑप्शन डी है आपका 8। बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
हाँ भाई जल्दी बताओ। भैया इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, 6 आंसर आएगा। मैंने पूछा कैसे, भैया तुमने अभी फॉर्मूला ना बताया था। मैंने पूछा कौन सा, नहीं भैया 360 अपॉन और जो था 10 था ना, इजिकल टू एन स्क्वायर। मैंने पूछा ऐसे कैसे, इससे कट गया 36, 36 का मतलब 6, तो 6 आंसर आ जाएगा ना एन का मान। वही पूछ रहा था बस। ठीक है भाई, जितने मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका सभी का आंसर चाहिए मुझे, नहीं तो बहुत खुराक पी ले होगे तुम। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर युग्मित क्लास ए शक्ति प्रवर्धक से निर्गत में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है। चलो इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, इसको छोड़ दो क्योंकि ऑप्शन भी इसके ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे ये कैसा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है क्लास बी, कह रहा है क्लास बी शक्ति प्रवर्धक में, कह रहा है क्लास बी शक्ति प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के संग्राहक में धारा प्रवाहित होती है। यार ये तो बता चुका मैं, बताओ चलो बताओ। फिर बता रहा हूँ, ये जो क्लास से है ना क्लास, ये जितनी भी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, इन जो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए बी है, क्लास सी, यहाँ से डायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना पेपर में। दक्षता पूछ सकता है, या पूछ सकता है किसकी दक्षता अधिक होती है किसकी कम होती है, या पूछ सकता है कौन सा इनमें से कथन सत्य है, ये सब चीज़। तो बताओ, सभी का आंसर ठीक आ जाएगा, पूरा विश्वास है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास बी शक्ति प्रवर्धक की दक्षता होती है, ठीक है, क्लास बी शक्ति प्रवर्धक की दक्षता होती है, सभी बता देंगे। चलो चलो बता दो जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फिर और भी कुछ करना पड़ता है आप सभी की सेवा के लिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। भैया तुमने बताया था ए का जो होता है ना, सिंपल ए का, वो 25% होता है। अगर ए, उसमें हम क्या काम करते, इसमें भैया 50% हो जाता है। अगर मैं भैया सी बी की बात करूँ, तो बी की होती है दक्षता लगभग 75% या 78%। तो अब देखना कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखना कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया। क्लास ए शक्ति प्रवर्धक से कम होती है, गलत बात है। क्लास ए शक्ति प्रवर्धक से अधिक होगी, ये सही हो सकता है। क्लास ए के बराबर होती है, नहीं होने की, ये तो गलत है। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है जिनका आ रहा था। ठीक है, चलो भैया अब ये पूछ रहा है विकृति होती है, विकृति से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट बताए थे आपको। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन ये रहा, ये रहा। मैंने कहा था इसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है नहीं होता, हाँ जी होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सब चीज़ यार, सब क्वेश्चन करे हुए हैं, कर लेना आप सभी, ठीक है ना, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो ये कह रहा है शक्ति प्रवर्धक में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये भैया विश्वसनीय हो जाएगा, अविश्वसनीय हो जाएगा ना वो तो, प्राचल बिंदु परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उष्मा सिंक, देखो मैंने आपको उष्मा सिंक बताई थी ना, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देख लो बस, ये देख लो बस। ठीक है, उष्मा सिंक किसे कहते हैं, बताओ उष्मा सिंक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना आप सभी, ठीक है ना। उष्मा सिंक किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में उसमें उसमें ये क्या होता है, ये सब चीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। यदि प्रवर्धन करने वाला ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणी array के भाग में कार्यशील है, तो आपको पता है इसमें आवर्ती विकृति होती है। ठीक है ना, चलो सोपानी प्रवर्धक मैंने आपको पढ़ा दिया था। सोपानी प्रवर्धक क्या होते हैं, ठीक है, सोपानी प्रवर्धक क्या होते हैं आपको पता है। सोपानी प्रवर्धक का क्या लाभ होता है आपको पता है। सोमान इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लाभ बढ़ाना है हमको। ठीक है, प्रवर्धक का अनुकार्य, ये देखो वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, प्रवर्धक का आवर्ती अनुक्रिया वक्र क्या होता है, भैया मैंने बताया था लाभ और आवर्ती के बीच जो ग्राफ बनता है ना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फीडबैक के आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, तो बस देखो इसमें आपको क्या फोकस करना है, जो आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो मैं इस वजह से इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, इस वजह से उसमें सिंक से रिलेटेड आप पढ़ लेना। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा भी होगा।
बस ये तीन क्वेश्चन पढ़ लेना बस अलग से मतलब इसमें से पढ़ लेना। देखो यार, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे कल। समझ में आ रही है बात? कल हमारी यूनिट 4 स्टार्ट होगी, जिसका नाम होगा फील्ड इफेक्ट एंड ट्रांजिस्टर। यूनिट 4 क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ये लगभग ये मान के चलता हूँ दोस्तों, ये आपका, देखो सुनो मेरी बात यार, आप सभी वीडियो नहीं देख रहे हो, मुझे पूरा पता है, फिर भी मैं आप सभी के वीडियो ला रहा हूँ आप सभी के लिए। देखो यूनिट 4 आपकी, अगर मैं आपके करना चाहूँ तो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पर क्या है यार, अगर मैं उस हिसाब से क्लास लूँ ना, फिर उस हिसाब से आप क्लास नहीं लेते, छोड़ देते हो, या स्पीड तेज़ करके क्लास देखने लगते हो। एकदम नॉर्मल स्पीड में देखो पहली बार, अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार देख रहे हो तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद जो आपकी बुक चलने वाली है वो सेकंड बुक चलेगी फिजिक्स की, सेकंड बुक न्यूक्लियर फिजिक्स वाली, ठीक है ना। बहुत जल्दी चलने वाली हो, लगभग मैं बोल सकता हूँ जब भी चलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। कब होगा कब नहीं होगा मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा उसकी, ठीक है। बताओ कैसा लगा आज, मज़ा आया या नहीं आया? बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, सारे ही हो रहे हैं यार, बहुत सारे क्या, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आप नोट्स से पढ़ाई करते हो। और देखो, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप नोट्स ही पढ़ोगे और सारे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं भाई। उसकी एक्सप्लेशन भी समझना ज़रूरी है कि भैया भैया ने कैसे एक्सप्लेन करा था। ऐसा पढ़ने को तो भाई किताब में ये लिखी हुई है सारी लाइन, किताब से क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भैया वहाँ से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यार नोट्स के पीछे मत भागो, ऐसा काम करो जो नोट्स आपके पीछे भागे, ठीक है। अगर आप यहाँ से ही पढ़ लेते हो तो नोट्स तो आपके पीछे आएंगे ना ज़बरदस्ती, कि भाई मुझे पढ़ ले। अब तुम कहोगे भाई मैं नहीं पढ़ता, मैंने पढ़ ली जब क्लास ले ली पूरी, ठीक है। तो ऐसा किया करो, पढ़ ले करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार एंड सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।